नेक्स्ट हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उनके मासेस का अगर हम सम कर देंगे तो हमारे लिए मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास, ये एक मॉलिक्यूल है ना, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम थे, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मास। तो ये H2O का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। यूनिट क्या होगी, AMU या फिर यूनिट। बेटा जो भी अनम्यूट है म्यूट हो जाओ। H2SO4 का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस सर हर्षवर्धन 32 का माइक इंटू खुला 1 हुआ है अभी। प्लस 16 इंटू 4। तो ये इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ये सब तो आता है ना, ATC में पढ़ा होगा आपने, इस पे तो ज्यादा टाइम नहीं लगाए। तो ये आ जाएगा हमारा 98 AMU। अब मुझे निकाल के बताओ K4FeCN6 का, जल्दी करो। इसका मास निकाल के बताओ। पोटेशियम का होता है 39, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। आयरन का होता है 56, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 40। जल्दी इसका फाइंड करके बताओ मॉलिक्यूलर मास। किया कैसे करेंगे, देखो यहाँ पोटेशियम के 4 एटम है तो 4 इंटू 39, प्लस आयरन का तो एक ही एटम है तो 1 इंटू 56, प्लस कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको यहाँ, 6, होल ब्रैकेट के बाद 6 लगा हुआ है तो 6 इंटू 12, प्लस नाइट्रोजन के भी 6 है ना तो 6 इंटू 14। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अगर मैं इसका मोलर मास पूछूं तो, जैसे मैं H2SO4 का मोलर मास पूछ रहा हूँ तो 96 AMU की जगह हम क्या लिख देंगे, 96 ग्राम लिख देंगे। मोलर मास का क्या मतलब है, 1 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल का मास। समझ रहे हो, बोलो। यस सर। यस सर। है ना। जैसे अगर मैं CaCO3 का मास 100 AMU लिखता हूं तो इसका क्या मतलब है कि एक CaCO3 का मास 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 100 ग्राम लिख दूं, इसकी जगह मैंने क्या किया है, 100 ग्राम लिख दिया, तो ये क्या है, इसका मोलर मास है, मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस है। समझे, दोनों में डिफरेंस समझ गए। अब मोल्स के तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, उनको डिराइव नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आईटीसी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फॉर्मूले कैसे याद रखोगे, ऐसे 4 बॉक्स बनाओगे, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है 9th-10th में, मैंने पहले भी पढ़ाया है कुछ बच्चों को तो उनको ध्यान होगा। ऐसे 4 बॉक्स बनेंगे, 4 बॉक्स में से बीच वाले में मोल्स लिख देंगे हम, मोल्स के साइड वाले में हम लिख देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एटम, वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल, वो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयंस भी हो सकते हैं। कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं पार्टिकल। यहाँ पर लिखोगे आप गिवन मास, यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। बना लो जिसको ये फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं इन लीटर, वो ये डायग्राम जरूर बनाए ताकि ये रट जाएंगे में डायग्राम बनाओगे तो। फिर सारे बॉक्सेस को 2-2 लाइन से ज्वाइन कर दो इस तरह से, दोनों लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से एरो लगाओ। एरो लग गई। अब एरो को देखो, एरो जो मोल्स की तरफ जा रही है वहां पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे,
जो भी एरो मोल की तरफ जा रही है वहां हम कौन सा साइन लगाएंगे, डिवाइड का। जो भी एरो मोल से अपोजिट आ रही है, मोल की तरफ से आ रही है, वहां पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। क्लियर? क्लियर? यस सर, यस Yes. सर। डिवाइड, अब गिवन मास से हमें मोल्स निकालने हैं तो हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से और मल्टीप्लाई भी करेंगे मोलर मास से। मतलब मोल्स से अगर हमें गिवन मास निकालेंगे तो मोल्स इनटू मोलर मास, तो गिवन मास आ जाएगा। अगर गिवन मास से मोल्स की तरफ जाना है तो गिवन मास में हम डिवाइड कर देंगे किसका, मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोल्स में रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो Na बनाएगा। Na मतलब अवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम और मोल्स में रिलेशनशिप बनाएंगे तो 22.4 बनाएगा। ये डिराइव करके आपको आईटीसी में बताया होगा 22.4 कैसे आया, बताया है क्या? मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और। पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती, पढ़िए ये आईटीसी में। Yes. हम क्या निकाल रहे हैं, Yes, हम sir. निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, मतलब एन की वैल्यू तो क्या होने वाली है 1, आर की वैल्यू आपको पता ही होगी 0.0821। टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना रहता है 273 केल्विन, और प्रेशर कितना रहता है 180। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली प्रेशर और टेम्परेचर की, इसको बोलते हैं एसटीपी। क्या बोलते हैं, एसटीपी। जब टेम्परेचर हमने 273 केल्विन माना है और प्रेशर 1 atm माना है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पे वॉल्यूम की जब आप इन सभी की वैल्यू रखोगे ना तो वॉल्यूम आएगा 1 मोल गैस का 22.4 लीटर। इस वजह से ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर 22.4 के एल से बनाए। क्लियर है? ये पढ़ाया होगा ना आईटीसी में, नहीं पढ़ाया तो बताओ, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। आवाज नहीं आ रही क्या? पढ़ा है। पढ़ा है ना? नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं फिर हम। क्या है तीनों फॉर्मूले? पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। जब हम गिवन मास से कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला फॉर्मूला आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। एंड तीसरा फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स का, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर अपॉन 22.4। अब ध्यान देना, इस डायग्राम में ध्यान देना बच्चों। गिवन मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे मान लो कि 98 ग्राम हमें H2SO4 दिया हुआ है, तो ये क्या है, गिवन मास। इससे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने, क्या पता करने, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो गिवन मास से डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल पता करने का तो कोई तरीका नहीं है हमारे पास, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूट फॉलो करेंगे। पहले हम गिवन मास से मोल्स निकालेंगे, मोल्स से Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे। कर सकते हैं। हमें अगर वॉल्यूम दे दे क्वेश्चन में वॉल्यूम, और आपसे पूछ ले गिवन मास बताओ, तो वॉल्यूम से पहले डिवाइड 22.4 करके मोल्स निकालेंगे, मोल्स से फिर मल्टीप्लाई मोलर मास करके क्या निकाल लेंगे, गिवन मास। ये वाला रूट फॉलो कर लेंगे। कर सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम दे दे और पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ, तो वॉल्यूम से पहले मोल्स निकाल लो, मोल्स से पहले फिर मोल्स के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लो। कर सकते हैं इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन। Yes. यस क्या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखाएं? बोलो। हाँ सर। यस ये सर। नोट किया, ये नोट किया। यस सर। एक क्वेश्चन कर लो फिर कर दो ही रह दिए। बोलो, इरेज Yes, कर दो sir. ये Yes, श्योर। sir. Yes. चलो एक क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड
on dissolving 19 gram MgCl2 in water। इस टाइप के नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना सीखे हैं आपने? बोलो हाँ ना। हाँ सर। देखो MgCl2 है ना बेटा, एक सॉल्ट है। सॉल्ट को और एसिड और बेस को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को जब भी हम वाटर में डालते हैं ना तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। MgCl2 आयन में डिसोसिएट होगा, Mg+2 बनाएगा और Cl- बनाएगा। ये कैसे डिसोसिएट किया? Cl के जो नीचे 2 था वो कहाँ गया? Mg के ऊपर। Mg के जो नीचे 1 था वो कहाँ गया? Cl के ऊपर। तो ये Mg+2 एंड Cl- में बन गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ मैग्नीशियम का एक ही एटम था तो यहाँ पर 1 ही Mg आएगा। क्लोरीन के कितने एटम थे? 2, तो यहाँ पर 2Cl- आ जाएगा। तो अब हमें MgCl2 का मास दे रखा है। क्या दे रखा है? मास। कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमें 19 ग्राम। ये क्या है? इसका गिवन मास है ना, तो इसके मोल्स निकाल सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। अब पहले ये समझो कि मुझे गिवन मास से कहाँ जाना है? नंबर ऑफ आयंस, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना है। गिवन मास से हम नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ कैसे जाएंगे? पहले मोल्स निकालेंगे फिर नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाएंगे, इस तरह से। राइट? तो पहले हमने क्या निकाल लिया? मोल्स। मोल्स के अंदर निकालेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास क्या होगा? 71 प्लस 24 95। तो ये आ जाएगा 1/5 के बराबर, मतलब 0.2 मोल। क्लियर? बोलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. अब मोल से पार्टिकल की तरफ जाना है। ये MgCl2 क्या है? मॉलिक्यूल है ना, तो पार्टिकल भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? जब हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। देखो यहाँ पर मोल्स को हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर Na से, तो आगे हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल। एरो फॉलो करनी है हमें बस। तो 0.2 Na क्या हो गए? हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए। अब मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल से कितने आयन बन रहे हैं? एक मॉलिक्यूल से 3 आयन बन रहे हैं ना, जिसमें से एक आयन तो Mg+2 है और 2 आयन Cl- है। जब 1 से 3 बनते हैं तो इतने मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? 3 इंटू दिस, तो 3 इंटू 0.2 Na। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर देंगे? इजी है यस ना? सर। यस सर। इरेज कर दूं क्वेश्चन? 1 minute sir, 1 minute. रोहन, चैलू, हरी, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। कर दू इरेज अब? हाँ सर। यस सर। बेटा आयंस को ब्रेक करना आता है आपको? सीरियसली बताओ मुझे, आयंस को ब्रेक करना आता है? यस सर। चलो, जैसे मुझे ब्रेक करना है Al2O3 को। अब Al2O3 को कैसे ब्रेक करूंगा? ये जो 3 है ना, ये 3 का जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर चल जाएगा, मतलब ये बनाएगा Al+3। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे जो 2 है वो कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो ये बनाएगा O-2। अब हमने आयंस तो बना लिया, अब इनको बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम कितने थे यहाँ पर? Al2O3 में 2, तो 2Al+3। ऑक्सीजन कितने थे? 3, तो 3O-2 बना सकते हैं। मुझे ब्रेक करना है K4Fe6 को। ये है ना बेटा स्पेशल टाइप का आयनिक कंपाउंड है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? देखो इस पूरे होल ब्रेक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब मैं 1 मानूंगा इसको। ये 1 का जाएगा K4, के पोटेशियम के ऊपर जाएगा, तो ये बन गया K+। पोटेशियम के नीचे 4 है, ये 4 का जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर जाएगा। है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है बेटा। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स आयन। इसको ब्रेक नहीं करना है हमें इस पूरे कंपाउंड को 2 पार्ट में ब्रेक करना है यहाँ से।
समझ रहे हो? तो दूसरा जो ये 4 गया ये कहाँ जाएगा? इस ब्रैकेट के बाहर, तो CN6 और ऊपर आ जाएगा माइनस का 4। समझे? फिर इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस में यहाँ पे पोटेशियम 4 थे तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Na2CO3 को ब्रेक करना है, तो आपको पता होगा कि एक तो सोडियम आयन होगा और एक कार्बोनेट आयन होगा। कार्बोनेट आयन के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 ही मानूंगा। 1 का जाएगा Na के ऊपर, तो ये Na+ बन गया। ये सोडियम के नीचे 2 है, तो ये 2 का जाएगा CO3 के ऊपर, तो ये CO3-2 बन गया। फिर इसको बैलेंस कर दूंगा। सोडियम 2 थे तो यहाँ पर 2 सोडियम आयन बन गए। CO3 एक ही था तो यहाँ पर 1 CO3 आयन बन गया। कर सकते हैं? Yes. Yes, sir. अगर क्वेश्चन में आए फॉर्मूला Yes, sir. यूनिट बताओ। फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं, और फॉर्मूला यूनिट इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ये ध्यान रखना। मतलब क्वेश्चन में आए कि कोई आयनिक कंपाउंड का आपको मास दे दिया है, जैसे अभी MgCl2 में ही आपको दे दिया था 19 ग्राम, तो उसमें वो बोल दे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट बताओ, तो वो सिंपली हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। ध्यान रहेगा ये वाला पार्ट भी। फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या होगा आयनिक कंपाउंड के केस में? फॉर्मूला यूनिट जो वर्ड है आयनिक कंपाउंड के केस में ही हम यूज करने वाले हैं, और उसका मतलब होता है सिंपली नंबर ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? मतलब वहां पे नंबर ऑफ कंपाउंड कितने आ Yes, जाते हैं? sir. यहाँ नंबर ऑफ कंपाउंड, ये फॉर्मूला यूनिट आ जाती है हमारी। ये आंसर हो जाता है 0.2 N। ठीक है? अगर वो पूछ ले मुझसे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताओ, इसका क्या मतलब है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का? तो इसका सिंपली मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान रखनी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम कि नंबर ऑफ ग्राम एटम में वो गिवन मास निकालने बैठ जाएंगे, जबकि हमें निकालना क्या है? मोल्स निकालने। समझ गए? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये इसका मतलब है सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रहेगा ना? अगर किसी ने, अगर ये ITC में नहीं बताया गया है तो लिख लेना उसी उनके ही नोट्स में, ताकि आपको ध्यान रहे। करें 3-4 क्वेश्चन और कर लें मोल कॉन्सेप्ट के, मतलब ITC के, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 0.18 ml। अब देखो बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन मुझे बताओ क्या वो वॉल्यूम गैस का दिया हुआ है क्या? नहीं ना, वो तो लिक्विड का दिया हुआ है। मतलब वो 22.4 वाला फॉर्मूला भूल जाओ। भूल गए? अब क्या करना है हमें? वाटर की तो डेंसिटी सभी को याद होनी चाहिए। क्या होती है वाटर की डेंसिटी? 1 ग्राम पर ml। याद है ना वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। मतलब मैं मास निकाल सकता हूँ इसमें, मास ऑफ वाटर। कैसे निकालूंगा? क्या फॉर्मूला होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो मास कैसे निकालूंगा? डेंसिटी 1 इंटू 0.18 जो कि वॉल्यूम है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ग्राम में आ जाएगा। 0.18 ग्राम हमारा मास हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये गिवन मास दिया हुआ है। कितना? 0.18 ग्राम। तो आप सिंपली नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? पहले मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे? 0.18 डिवाइड बाई 18, ये इसका मोलर मास है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.18 डिवाइड बाई 18, 0.01 मोल। फिर आएंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि H2O खुद एक मॉलिक्यूल है, तो 0.01 Na हमारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे।
अब हमें एटम्स निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वाटर के? 3, दो तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो एटम्स कितने आ जाएंगे? 3 इंटू 0.01 N, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. कर दो रेस। 1 minute, sir. यस सर। आनंद समझ आ रहा है? आनंद, रितेश, राज, यस क्रिश? सर। यस सर। कर दो रेस। यस सर। एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट number of proton, neutron and electron in 90 gram NH4 plus. अब हमें ये क्या दिया हुआ है? गिवन मास दिया हुआ है ना। गिवन मास से हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। पहले मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। अब देखो, यहाँ पर गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। मोलर मास पता है इसका, कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 18, तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स 90/18 कितना आएगा? ये 5। अब यहाँ पर NH4 प्लस क्या है? आयंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ आयंस होंगे। तो आयंस क्या हो जाएंगे? 5 इंटू N। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आयंस। अब एक आयन में हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। बेटा म्यूट हो जाओ, जो भी अनम्यूट है। NH4 प्लस में प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? ये आता है, पढ़ा है ना ये ITC में। सभी बच्चे बोलना, जिनको आता है वो मत बोलो, जिनको एक्चुअल में पढ़ाया है ना ये ITC में सर ने। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन काउंट करना। Yes, Yes, sir. sir. तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे? अमोनिया में 7 तो नाइट्रोजन से आ गए हैं, 7 इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन में भी एक एक होता है, तो 1 इंटू 4। कितने हो गए प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 में से एक चला गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। ठीक है ना। न्यूट्रॉन कैसे होंगे? नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं 7, हाइड्रोजन में तो 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन 7 ही होंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे एक आयन में प्रोटॉन कितने हैं? 11, तो 5 N आयन में कितने होंगे? 11 इंटू 5 N, तो ये हो जाएगा 55 N। इलेक्ट्रॉन एक आयन में है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 5 N आयन में कितने होंगे? 10 इंटू 5 N, तो ये हो जाएगा 50 N। न्यूट्रॉन एक आयन में 7 न्यूट्रॉन है ना, तो 5 N आयन में कितने होंगे? 35 N होंगे। कर सकते हैं। Yes, sir. चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया सर ने। चार्ज हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा। चार्ज सिखा दिया है ना सर ने। जैसे मुझे O2 माइनस पे चार्ज बताना है, तो सिंपली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा? 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना। तो ये कूलम्स में Yes, आंसर आ sir. जाएगा। 1 फेराडे की वैल्यू पता है आपको? 1 फेराडे का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल सब्सटेंस। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम 1 फेराडे बोलते हैं, है ना। तो उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। याद है ना? कैसे निकालते हैं हम उसको? ये 96500 कैसे आया? जब हमने 6.023 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। यही होगा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन।
तो ये आ जाएगा 96500 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड, पढ़ा हुआ है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इरेज करूँ ये? हाँ सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 19.2 ग्राम SO4 2 आयन। मुझे चार्ज बताना है। अब ये चार्ज मुझे कूलम्स में भी बताना है और फेराडे में भी बताना है। जल्दी कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। कर रहे हो? कैसे निकालोगे? ये देखो, ये 19.2 ग्राम क्या है हमारा? ये हमारा गिवन मास है। जब तक मुझे इसके नंबर्स नहीं मिलेंगे मैं इसका चार्ज नहीं बता सकता। तो गिवन मास से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मोल्स निकालूंगा। मोल्स कैसे आएंगे? 19.2 डिवाइड बाई इसका मोलर मास। मोलर मास और इसका क्या होगा? SO4 का 96। तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 मोल। नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 0.2 Na आयंस। अब मुझे बताओ एक आयन पे कितना चार्ज है? SO4 2 पे 1 SO4 2 पे कितना चार्ज है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 0.2 Na आयंस पे कितना होगा चार्ज इन कूलम? निकाल रहा हूं मैं। वो कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.2 N कूलम। ये आंसर आ जाएगा कूलम। सिंपल है ना? फेराडे में कैसे निकालेंगे चार्ज इन फेराडे? अब मुझे पता है कि ये Na और इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो 1 फेराडे आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो इन दोनों को हटा दो बस। वो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0.2 फेराडे। समझे? बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. दोनों में वैल्यू निकाल सकते हैं ना? ये हमें ध्यान रखना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को आप जब Na से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 96500 कूलम आता है। वो 1 फेराडे के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने ये 96500 कूलम होता है उसको 1 फेराडे के इक्वल कर दिया। तो इन वैल्यू को हटा के मैंने इस पूरी वैल्यू को हटा के क्या लिख दिया? फेराडे लिख दिया। समझ आ गया? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन समझते हो? Yes, sir. Yes, आइसोटोप sir. क्या होते हैं? जिनमें सेम Counts. एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। आइसोबार इसका उल्टा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो पढ़ा रखा होगा, सिंपल ही है। आइसो स्टर्स पढ़ाएगा। आइसो स्टर्स, नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। पढ़ाएगा। Yes, sir. ये लिख लो, No, sir. लिख लो। मॉलिक्यूल with same number of atoms and same number of electrons. Same number of electrons. ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो, जैसे CO2 एंड N2। इसमें अगर मैं एटम्स काउंट करूं तो इसमें भी 3 एटम होंगे, इसमें भी 3 एटम होंगे।
अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो इसमें भी हमारे 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोस्टर्स है। क्लियर? ध्यान रह जाएगा ना, ये आइसो फैमिली का एक और Yes, मेंबर sir. है। आइसो डाइफर्स वगैरह भी होते हैं, और भी आइसो फैमिली के और भी मेंबर है, लेकिन वो अलग अलग चैप्टर में हम जब काम आएंगे तभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला पता है उसका, पढ़ा हुआ है ये? क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला? m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ये पढ़ा होगा ना, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है, पढ़ा है आईटीसी में? यस नहीं सर। पढ़ा हो Yes, तो sir. बताओ, मैं पढ़ा Yes, दूंगा। sir. देखकर बताना, मन से मत बताना, नहीं तो छूट जाएगा टॉपिक। पढ़ा है सभी ने? क्वेश्चन करें इस पे? Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखो। द एटॉमिक मास। सर 1 मिनट सर, वो लिखना था हाँ ये लिखो। टॉपिक से। ये है एवरेज एटॉमिक मास टॉपिक। कर दूं रेस? बोलो। हाँ sir. Yes, sir. The atomic mass of B is 10.8 mu. If B exists in the form of B10 and B11, then calculate the mole percent of each isotope in mixture of B10 and B11। करके देखो, ये क्वेश्चन इजी है। किया? सर एक बार लाइव स्लाइड दिखाओ ना. ये लो, ये सर A हम and लोग B को है ना नहीं बेटा, पढ़ाया मोल एवरेज एटॉमिक परसेंटेज। मास। नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं श्रुत, सर, नहीं के पढ़ाया एसपी क्या? सर ने नहीं पढ़ाया अब तक। हाँ सर, नहीं पढ़ाया. हाँ सर. हाँ चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ। हो गया सर. देखो, ये जो एम एवरेज है ना, ये कब निकालते हैं? आइसोटॉप के केस में निकालते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन का मास हमेशा क्या याद रखते हैं? 1 याद रखते हैं ना। हम नाइट्रोजन का 14 याद रखते हैं, सोडियम का 23 याद रखते हैं ऐसा। तो ये उनका एटॉमिक मास है। क्या है ये? एटॉमिक मास है। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, इनके बहुत सारे आइसोटॉप होंगे, लेकिन ये वाले जो आइसोटॉप है जिनका मास ये है, ये सबसे ज्यादा परसेंट में, और बाकी दूसरे आइसोटॉप सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, मतलब नेचर में उतने नहीं पाए जाते। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं ना, H1, H2, H3, बट हम याद क्या करते हैं? H1, क्योंकि ये अप्रोक्स 98% पाया जाता है एनवायरमेंट। तो हम इन दोनों को सिंपली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा तो नहीं है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। क्लोरीन का जो 35.5 हमने पढ़ा है ना, ये इसका एटॉमिक मास नहीं है,
ये इसका क्या है, ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला, क्योंकि क्लोरीन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं। एक आइसोटोप होता है Cl35, एक आइसोटोप होता है Cl37। Cl35 क्या होता है कि इसका मास 35 है और Cl37 जिसका मास 37 है। Cl35 वाला है ना, एनवायरमेंट में या नेचर में 75% पाया जाता है, जबकि Cl37 वाला जो आइसोटोप है वो 25% पाया जाता है। अब क्या मैं 37 वाले को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? नहीं ना, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इनकी मोल परसेंट के अकॉर्डिंग इनका एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मोल्स अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। इसको मैं लिखता हूँ टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। कैसे निकालेंगे हम? मैं पहले इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, पहले Cl के केस में बता रहा हूँ। Cl का अगर मुझे मास बताना है तो पहले वाले का मास जो कि 35 था इनटू उसकी मोल परसेंट जिसको अबंडेंस भी बोलते हैं 75, प्लस दूसरे वाले का मास कितना था 37 इनटू उसकी अबंडेंस कितना हो जाएगी 25 अपॉन 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा 100। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा 35.5 AME। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका एटॉमिक मास नहीं है, ये इसका क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। क्लियर? क्लियर? अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। Yes, इस sir. क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। बी है ना बेटा, दो आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक है B10 और एक है B11। B10 वाला कितना परसेंट है देखो, वो हमें निकालना है। तो मैं इसका मोल परसेंट मान लेता हूँ x, तो इसका मोल परसेंट कितना होगा 100 माइनस x होगा ना। और B का हमें मोलर मास दे रखा है, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 10.8 AMU। तो मैं डायरेक्ट उस वाले फॉर्मूले में रख सकता हूँ, क्या रखूंगा 10.8 AMU इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट कितना है ये 10 इनटू उसकी मोल परसेंट कितनी है x, प्लस मास ऑफ सेकंड कितना है 11 इनटू उसकी मोल परसेंट 100 माइनस x अपॉन x प्लस 100 माइनस x कितना हो जाएगा 100। समझे? ये वाला क्वेश्चन समझ रहे हो ना? यस है ना। अब देखो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 100 इंटू 10.8 कितना हो जाएगा 1080 इक्वल टू 10x प्लस 11 इंटू 100 1100 माइनस 11x, यही होगा। ये नोट किया, ये तो मैंने क्लोरीन का केस बताया, ये अलग है, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये वाला है। नोट किया ये? सर 1 मिनट। नहीं सर, एक नोट करो। हो गया? आनंद हो गया Yes, बेटा? sir. यस सर हो चुका। अब इसको सोल्व कर लूंगा मैं, ये माइनस का x इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 माइनस 1080। x की वैल्यू क्या आ गई 20%, मतलब जो B10 वाला है वो 20% पाया जाता है, तो B11 कितना होगा 80% होगा। यही निकालना था, हम कर सकते हैं। और करें इससे रिलेटेड प्रैक्टिस? हाँ सर, एक दो क्वेश्चन और। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एयर इज assumed to contain 80% nitrogen and rest oxygen, then what would be
the molar mass of air. मोलर मास निकालना है किसका? एयर का। कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, कोशिश करो निकालने की। ध्यान देना, एयर में दो तरह की गैसें तो अज्यूम कर रहे हैं, एक कर रहा है वो O2, एक कर रहा है वो N2। N2 उसने बोला है 80% है, तो O2 कितना होगा? 20%। मेरे को क्या इनका मोलर मास पता है? बिल्कुल पता है। मोलर मास क्या है इनका? O2 का तो क्या हो जाएगा? 32 ग्राम। N2 का क्या हो जाएगा? 28 ग्राम। फॉर्मूले में रख दो, क्या होगा? M एवरेज। M एवरेज हो जाएगा M1 इंटू A प्लस M2 इंटू B अपॉन A प्लस B, है ना? M1 कितना है? 32 इंटू 20 प्लस 28 इंटू 80 अपॉन 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100। निकाल लोगे M एवरेज इससे? बोलो। Yes, sir. यस है ना? एक क्वेश्चन और करें? हाँ सर कर दो ही रह दिए। नहीं Yes. सर एक मिनट हो गया? श्रेया हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करो, ये आप ही करना है ना, सोचना इसके बारे में, हो जाएगा इजीली। इफ द एवरेज मोलर मास ऑफ अ gaseous mixture containing SO2 and SO3 is 75 gram, then determine the percent composition of mixture by mole. कोशिश करो बच्चों, हो जाएगा इजीली। कर रहे हो ना? हाँ देखो बेटा, मिक्सचर है जिसमें दो गैस है, SO2 एंड SO3। मोलर मास तो दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 32 प्लस 32 64, 32 प्लस 48 80। मोल परसेंट निकालनी है, तो मैं मोल परसेंट को क्या मान लूं? इसको x मान लूं, तो ये 100 माइनस x हो जाएगा, है ना?
मुझे इसका मोलर मास दिया हुआ है मिक्सचर का 75 ग्राम, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर 75 इक्वल टू 64 इंटू एक्स प्लस 80 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू सॉरी अपॉन 100 कर देंगे। अब तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू इसके मोल परसेंट होगी, तो 100 में से उस एक्स को माइनस कर देंगे तो SO3 के मोल परसेंट आ जाएगी। ठीक है, यस यस सर। इरेज कर दूं? यस अब मुझे देखकर बताओ बेटा, वो नोट्स ओपन कर लो ITC के। वेपर डेंसिटी पढ़ा है क्या आपको? नो वेपर डेंसिटी नो सर नो सर। चलो ये फिर हेडिंग डाल लो अपने, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ लेंगे इसको भी हम। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसको हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं वेपर डेंसिटी का, तो ये क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बट जो दोनों की डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दोनों की डेंसिटी को रख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूले में। क्लियर? फॉर्मूला समझिए क्या है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब देखो, इसका मैं काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ। आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इक्वल टू NRT, याद है ना? हेलो, यस सर यस सर। PV इक्वल टू NRT। N क्या है यहाँ पे? मोल्स है। मोल्स को क्या मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूँ क्या? है ना? N Yes, को sir. मैंने क्या लिख दिया है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मोलर मास को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ, वॉल्यूम को मैं नीचे ले गया हूँ। ऐसा कर सकता हूँ? यस सर। यहाँ पर ये W/V क्या है? डेंसिटी है ना, W/V डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं इसको डेंसिटी लिख देता हूँ। PM इक्वल टू DRT, हमारे एक नया फॉर्मूला आ गया, तो ये भी आप ध्यान रखना, PM इक्वल टू DRT। ठीक है, अगर मुझे डेंसिटी ऑफ गैस निकालनी है तो क्या निकालूंगा मैं? डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालूंगा? P मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT, राइट? इसी फॉर्मूले से मैंने Yes, sir. डेंसिटी ऑफ गैस निकाल ली है, P मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगा तो P मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT, राइट? यस सर। यस सर। अगर मैं डेंसिटी ऑफ गैस में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड कर दूं तो हमारी वेपर डेंसिटी हो जाएगी, राइट? ये नोट किया? One minute. Done, sir. है ना? अब मैं यहाँ पर वेपर डेंसिटी में इन दोनों की वैल्यू लिख रहा हूँ। ये था P मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT अपॉन P मोलर मास ऑफ H2 अपॉन RT। RT से RT कट, प्रेशर से प्रेशर कट, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना? तो कट कर सकते हैं इजीली। तो वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया? मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2 क्या होता है? 2। तो वेपर डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2।
है ना। पूछा जाएगा क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ गैस, वो क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चंस में हमें मोलर मास ऑफ गैस नहीं देते हैं, वो वेपर डेंसिटी देते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर ये वाला फॉर्मूला उनको याद नहीं हो तो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, करें। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन लिखो, साथ साथ लिखना बेटा। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर containing NO2 and N2O4 is 27.6. The mole percent of NO2 in the mixture will be. क्वेश्चन लिखो, हमें वेपर डेंसिटी दी हुई है, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उस मिक्सचर का मास निकाल सकते हैं। तो सिंपली जैसे पहले क्वेश्चन किए थे सेम वैसे होगा, करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। किया? अंजलि, आशुतोष, आदित्य, ईशान, अथर्व, कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखना बेटा, वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है? वेपर डेंसिटी दी हुई है मिक्सचर की, वो है 27.6। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर हम निकाल सकते हैं 2 इंटू 27.6, हो जाएगा 55.2। तो जो मिक्सचर का मोलर मास है वो है 55.2। इसमें दो गैसेज है, NO2 एंड N2O4। NO2 का हम मास बता सकते हैं, मोलर मास NO2 का कितना होगा 46, और N2O4 का कितना हो जाएगा 92। एक बार कैलकुलेट कर लेना, शायद 92 ही होना चाहिए N2O4, है ना। इसका मैं मोल परसेंट मान लेता हूँ वही x, इसको मान लूंगा 100 माइनस x की वैल्यू निकालनी है हमें, NO2 का ही बताना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे 55.2 इज इक्वल टू 46 इंटू एक्स प्लस 92 इंटू 100 माइनस एक्स। आया क्या किसी का? Yes, sir. Yes, sir. कितना आंसर आया? 80. 80%. 80%। वेरी गुड, सही आंसर आया। ठीक है, कर लेंगे इजीली। Yes. Yes, sir. इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करो, यहीं पे लिख रहा हूँ, जिन्होंने सॉल्यूशन नहीं होता रहा वो नोट कर लो। द डेंसिटी ऑफ अ gaseous mixture containing N2 and O2 at 1 atm and 300 Kelvin is 1.25 gram per liter.
calculate the molar composition of gaseous mixture। ये वाला सोल्व करके देखो जिनका पुराना हो गया था। अब बेटा ये है ना डेंसिटी, वेपर डेंसिटी नहीं है, ध्यान रखना, ये नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। सर हाँ बेटा। सर वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट है? नहीं बेटा, वो यूनिट लेस होता है। ओके सर। क्योंकि वहां पे हम दो डेंसिटीज को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो दोनों डेंसिटी की यूनिट तो कट हो गई, तो वेपर डेंसिटी यूनिट लेस होगी। यस सर, यस सर। मैं बताऊं कैसे होगा? देखो, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी देखो ना आप, तो ये देखा करो कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, फिर देखा करो कि क्या निकालना है। तो गिवन क्या क्या है देखो, यहाँ पर हमें प्रेशर गिवन है, ये 180 है, टेम्परेचर गिवन है, डेंसिटी गिवन है, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर, ये गिवन, ये हमें मोलर कंपोजिशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखो, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है इसका, क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी का पीएम इक्वल टू टीआरटी, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो यहाँ से ये एम क्या है, ये एम मिक्सचर ही तो है, तो क्या आ जाएगा, डी आर टी बाई पी। ये क्या है 1.25 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, प्रेशर तो 180 था ही से। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा आपका अप्रोक्स 30.7, ठीक है, ग्राम। अब ये निकाल लिया है तो फिर वही पूरा फॉलो करना है। मिक्सचर में दो गैसेज होंगी, कौन कौन सी, N2 एंड O2। N2 का मोलर मास हमें पता है 28, इसका कितना होगा 32, इसको मान लो x, इसको मान लो 100 माइनस x। अब तो कर लोगे ना, 30.7 इक्वल टू 28x प्लस 3200 माइनस 32x अपॉन 100। क्लियर? अब तो कर लोगे? हेलो, यस सर, यस सर। नोट करो। फॉर्मूला बुक तो बना ली होगी ना आप सभी ने। तो बेटा जब भी, अभी तो हमने एक दो चैप्टर ही पढ़े हैं, अभी जब हम जेई मेंस एडवांस का पेपर देने जाएंगे ना, तब 28 चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री में, और इतने ही लगभग 24-25 फिजिक्स में होते हैं। तो आपको वो फॉर्मूला बुक सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है, आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला याद करने होंगे। आप जैसे ही क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, और जैसे ही वो चैप्टर का पता चला, आपके दिमाग में सारा रिवाइंड हो जाना चाहिए, उस चैप्टर में ये फॉर्मूला थे, है ना। जैसे ये वाला फॉर्मूला हम मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ रहे हैं, यही वाला फॉर्मूला हम गैसियस स्टेट में भी पढ़ेंगे। तो किसी का भी फॉर्मूला हो, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं आया तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन में जो जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद आ गया तो क्वेश्चन हो गया, सिंपल है। ठीक है, यस सर। कर लिया नोट? ये नोट किया ये? बोलो। Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए थे क्या? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये सारे लॉस पढ़ाए क्या आईटीसी में आपको? बोलो। अवोगाड्रो sir. लॉ नहीं पढ़ाया? देखकर बोलो No, बेटा, sir. ऐसे मत बोलो कि याद नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ाया, देखकर बोलो नोट्स में। वही करना नहीं पढ़ाया नो No, No, sir. sir. तो जल्दी से लिख लो। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग पढ़ा होगा ना बचपन में, लेवोइजियर ने दिया था ये लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जल्दी जल्दी लिखना बेटा, थ्योरी है उतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है, समझना है बस क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मास remains conserved during a chemical reaction। इसका ये मतलब है कि जितना भी मास हमारा रिएक्टेंट का है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का होना चाहिए। रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? जैसे एक रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, तो रिएक्टेंट का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? 28 ग्राम + 6 ग्राम, ये इधर आ रहा है 34 ग्राम, इधर भी 2 × 17 ग्राम, तो ये भी आ जाएगा 34 ग्राम। दोनों इक्वल होंगे तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। वैलिड किसके लिए नहीं होगा? पहली चीज, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। सिंपली ऐसा ही क्वेश्चन होगा, जिनमें 4 रिएक्शन दी होगी उसमें आपको ये जज करना है कि कौन सी अनबैलेंस्ड है, तो जो बैलेंस नहीं है उसके लिए वैलिड नहीं है। दूसरा ये वैलिड है ना न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए भी नहीं होता है, तो ध्यान रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is not valid for nuclear reaction as some mass may get converted into energy। तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दी हुई है जिसमें पूरा का पूरा एलिमेंट ही चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन कार्बन में बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ध्यान रखना कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है, ध्यान रह जाएगा। क्योंकि उसका जो कुछ मास होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कर दो इरेज बच्चों? 1 minute, sir. 1 minute, sir. नोट करो। Done, sir. दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये प्राउस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ elements combine in a fixed ratio of their masses to form compounds।
and the ratio remains conserved. And the ratio remains constant. Irrespective of the source of preparation. नोट करो। हो गया, समझाऊं? हाँ सर। देखो बेटा, जब भी हमें कोई कंपाउंड बनाना है, दो एलिमेंट कंबाइन होके ये कंपाउंड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलकर हमारा H2O बना है। तो अगर हमें H2O बनाना है ना, तो इन दोनों का एक फिक्स्ड रेशियो लेना पड़ेगा इनके मास का। वो फिक्स्ड रेशियो हम सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 2 ग्राम है और ये यहाँ पर 16 ग्राम है। तो वो रेशियो क्या आ रहा है? 1:8 का रेशियो आ रहा है। मतलब जब भी वाटर फॉर्म होगा ना, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो रिवर का वाटर हो, है ना, चाहे वो किसी लेक का वाटर हो, तो उस वाटर में कहीं से भी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन उसकी कैसी भी हो, उस वाटर में जो मासेस का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो 1:8 का रेशियो होगा। अगर हम 1:8 की जगह किसी और रेशियो में कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो 1:16 के रेशियो में हमने कंबाइन कर लिया, तो वो फिर H2O नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा? H2O2 बन जाएगा। समझ आया? Yes, सिंपल sir. सा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, इससे क्वेश्चन भी नहीं बने आज तक। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बनाने वाले हैं, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, एक कांस्टेंट रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो किसी के कंबशन से बन रही हो, चाहे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उससे बाहर निकाल रहे हैं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के 3:8 के रेशियो में कंबाइन होगी, कार्बन एंड ऑक्सीजन के। ठीक है? अगर 3:8 के रेशियो में कंबाइन नहीं हुई, मान लो ये 12:16 के रेशियो में, मतलब 3:4 के रेशियो में कंबाइन होगी, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, फिर क्या बन जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए उसको 3:8 के रेशियो में ही कंबाइन होना पड़ेगा। समझ आया? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप इंडिया की लो या अमेरिका की लो, दोनों में बनने में जो रेशियो हुआ होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन का, वो 3:8 ही हुआ होगा। क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। बोलो। Yes, हाँ sir. सर। नोट किया है? ये नोट किया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट लो देखते हैं। आज ये चारों लो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फर्जी से टॉपिक है ये। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, पहले मैं इसको लिखा देता हूँ फिर समझा दूंगा। अकॉर्डिंग, साथ साथ लिखना बच्चों, टाइम नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine to form two or more products, then the masses of the same element which combines with a fixed mass of other element will always be in a simple whole number
रेशियो नोट करो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। सर एक बार पीछे वाला पेज पर। ये लो, हो गया। हाँ सर। ये नोट किया बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें क्या लिखा रहा है, when two element combine, जैसे मैं मान रहा हूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक तो बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन द मासेस ऑफ सेम एलिमेंट, मैं यहाँ पे सेम एलिमेंट मान रहा हूँ ऑक्सीजन को, कार्बन को भी मान सकता हूँ, मैं मान रहा हूँ ऑक्सीजन को, ठीक है। masses of the same element which combine in a fixed mass यहाँ पर भी 12 ग्राम है और यहाँ पे भी 12 ग्राम है। कार्बन के मास को हमने फिक्स कर दिया, तो इन दोनों सेम एलिमेंट का जो रेशियो होगा ना, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। एक और बार बताता हूँ, जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में, तो सेम एलिमेंट का जो रेशियो है जो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 12 ग्राम फिक्स है, तो इनका जो मासेस का रेशियो आएगा एक सिंपल और नंबर रेशियो आएगा। कैसे निकालेंगे रेशियो? यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना मास आ रहा है 16, और यहाँ पर O2 का कितना मास आ रहा है 32, 16:32। क्या ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है ना? यस सर। बोलो। Yes, sir. एक और एग्जांपल से बताता हूँ, नोट किया है? नोट किया बच्चों? Yes, sir. जैसे सल्फर एंड ऑक्सीजन SO2 भी बनाते हैं और SO3 भी बनाते हैं। जब दो एलिमेंट कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो किसी एक एलिमेंट के मासेस का रेशियो जो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे सल्फर का मास यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी 32, फिक्स्ड मास है ना दोनों का सेम है, तो इन दोनों का रेशियो, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, O2 का मास 32, और यहाँ पर कितना है 48, 32:48, 2:3। क्या ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है? बिल्कुल है ना? Yes, sir. एक Yes, और sir. एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके काफी सारे कंपाउंड बनाते हैं। वो NO बना सकते हैं, वो N2O बना सकते हैं, वो NO2 बना सकते हैं, N2O3 बना सकते हैं, N2O5 बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेना है, मैं चाहूँ तो नाइट्रोजन के मासेस का भी ले सकता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेना है, लेकिन मुझे उसके जो दूसरा एलिमेंट है जिनके साथ वो कंबाइन हो रहा है उनका फिक्स्ड मास लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 28 ग्राम है, तो यहाँ पे भी 28 ग्राम होना चाहिए। 28 ग्राम कब होगा? जब मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। यहाँ पे भी 28 होना चाहिए, तो मैं 28 कब होगा? जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी 28 है, यहाँ पर ऑलरेडी 28 है। अब मेरा क्या काम है? इन सभी का रेशियो लेना। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है? 32 इंटू 2 64। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है? 16 इंटू 3 48। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है? 16 इंटू 5 80। इनका अगर मैं रेशियो लूं 16:32:48:64:80, तो क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है? बोलो। Yes, sir. है ना? तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, फिर ये एग्जांपल देखो, फिर मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया, फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। सर एक मिनट लास्ट पे दिखा। हाँ मैं दिखा दूंगा। ये नोट कर लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. sir. ये लो, एक बार ये स्टेटमेंट रीड करो,
फिर मुझे इस एग्जाम्पल को देखकर समझो कि जो हमने लिखा है क्या वो ऐसा हो रहा है इसमें। अगर हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। जल्दी देखो। आया समझ? Yes, sir. सर हो गया। है ना? अब देखो नोट, एक नोट में लिख रहा हूं, यहाँ पर नोट बनाकर लिखना। फॉर दिस लॉ टू बी वैलिड, सेम आइसोटोप of the element should be used. एक क्वेश्चन करना, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से लिखना। For which of the following law of multiple proportion is valid? A ऑप्शन है NaCl and NaBr. B ऑप्शन है CO2 and CH4. C ऑप्शन है H2O and D2O. और डी ऑप्शन है SO2 and SO3. क्वेश्चन लिखो, फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे होंगे। बहुत ही सिंपल है। एक डी आंसर होगा। वो तो मैंने एक एग्जांपल बताया इसलिए आपने भूल लिया। बेटा दो ही तरह के एटम होने चाहिए। अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम कर रहे हैं तो दो ही तरह के एटम होने चाहिए। यहाँ पर देखो सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, ब्रोमाइन भी है। तीन तरह के हो गए ना, वैलिड नहीं है। यहाँ पे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तीन तरह के हो गए, नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम दूसरा आइसोटोप आ गया, तो यहाँ पे भी वैलिड नहीं। यहाँ पर देखो सल्फर एंड ऑक्सीजन ही है, सल्फर एंड ऑक्सीजन ही, तभी तो हम रेशियो ले पाएंगे, है ना? तो ओनली डी आंसर है हमारा। तो जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आए तो दो तरह के एटम होने चाहिए दो कंपाउंड में। दो या तीन या चार या पांच, कितने भी कंपाउंड हो, लेकिन एटम दो ही तरह के होने चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्री वगैरह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थोड़ा सा बेटा एक्सरसाइज Yes, sir. वन करने लग जाओ। आईटीसी की तो पूरी कंप्लीट कर लो। मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्री, अगर ये लॉ वगैरह मोल कॉन्सेप्ट में दिए हुए हैं तो इसकी एक्सरसाइज करो। ठीक है? बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय। Sir.